चलें जी, आज जो है हमने थोड़ा डिस्कस कर लेना है स्टेशनरी वेव्स को, जो कि हमारी इंटरफेरेंस का एक पार्ट था। तो स्टेशनरी वेव्स एक्चुअली तो आप लोगों ने जो बेसिक इसका इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आपने पढ़ा हुआ था कि ये टू फिक्स पॉइंट्स हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ ड्रा कर सकूँ तो ये कुछ इस तरह से आप एक स्ट्रिंग लें और उसको दो पॉइंट्स पर फिक्स कर दें। अब जब आप इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तो कुछ इस तरह से एक वेव जनरेट होगी जब ये अपने इन पार्ट्स के दरमियान मूव करेगी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे ये इसका मीन पोजीशन के ऊपर पॉइंट है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहती है। तो आज हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि एनर्जी फिक्स्ड क्यों होती है स्टेशनरी वेव्स के अंदर। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखनी है कि स्टेशनरी वेव्स में हमें वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम इसको एलोबोरेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और फिर इम्पॉर्टेंटली जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये दो पॉइंट्स हैं ना, फिक्स पॉइंट्स हैं। अब इनके दरमियान आपने कहा कि स्टेशनरी वेव्स बनी हुई है। अगर इन्हीं दो फिक्स पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूं लाइक दिस, कि यहीं से स्टार्ट हुए यहीं पे एंड हुए, अब जब इसके अंदर एक वेव क्रिएट होगी तो वो कुछ इस तरह से वेव क्रिएट होगी। तो ये जो वेव इसके अंदर क्रिएट हुई है, यही वो आप समझ लें कि फिक्स एनर्जी वाली वेव है। इसी तरह से अगर एक छोटा ऑर्बिट है तो उसके अंदर भी एक यूं ही वेव आपके पास क्रिएट हो रही है। तो ये फिक्स्ड एनर्जीज जो बोहर ने कही थी, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट के गिर्द तो उसके पास फिक्स एनर्जी होती है। जब वो जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या वो गेन करेगा या वो लूज़ करेगा। तो वो यही वो सारी चीज़ें थी जो स्टेशनरी वेव से हम थोड़ा सा इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो स्टैंडिंग वेव भी इसको कहा जाता है, स्टेशनरी वेव भी कहा जाता है। तो मैं यूँ करता हूँ कि मैं कोई स्टेशनरी वेव लेट से अपने लिए एक लिखता हूँ कि y1 दैट इज़ माइनस ए टाइम कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या सॉरी प्लस ओमेगा टी कर लें। और इसी तरह से एक दूसरी वेव आप ले लें, y2 इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ के एक्स और माइनस ओमेगा टी। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें माइनस साइन के साथ है ये लेफ़्ट है, और ये जो वाली है ये आपके साथ आपके लिए राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब एक बात और भी जहन में रखने वाली है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे नोड्स हैं, ये जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एम्पलीट्यूड जिसको हम बोला करते थे पहले, ये यहाँ पर एंटी नोड कहलाएगा। और ये पॉइंट जो इसका मीन पोजीशन के गिर्द आ रहा है इसको हम नोड कहते थे। तो एक नोड से लेकर अगले नोड तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी एक नोड से लेकर अगला नोड ये बनेगा ना, तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ की फॉर्म में लैम्डा बाय 2 कहलाता है। अगर हम एक एंटी नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस देखेंगे, यानी एंटी नोड टू नोड तक का जो डिस्टेंस है दैट कुड बी लैम्डा बाय 4। तो इससे हम इसकी लेंथ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को इंटरफेयर करवाते हैं तो सुपर पोजिशनिंग से इनका क्या बनेगा, y1 प्लस y2। तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं लिखता हूँ a इंटू माइनस कॉज ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसके ऊपर जब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्लेस करता हूँ तो मेरे पास जो इसका आंसर बनेगा वो 2 टाइम्स a साइन ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा। अच्छा, इसमें अब मैं यूँ कर लेता हूँ कि ये जो x वाली टर्म है इसको अलग कर लेता हूँ, ओमेगा टी को मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेता हूँ। मैं यूँ इसको एस्टिमेट करता हूँ कि अगर मुझे x इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर देखना है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लाइक ये पोजीशंस जो हैं, ये वाली जो पोजीशंस हैं ये x इज इक्वल्स टू ज़ीरो कहलाएंगी। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो अगर हम इसकी पोजीशन के हिसाब से इसके नोड्स को कैलकुलेट करना शुरू करें तो फिर हमें करना पड़ेगा कि ये जो साइन ऑफ के एक्स है इट कुड बी साइन ऑफ के एक्स, इसको हमें ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। यानी जिसका मतलब ये होगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हम सपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसको हम अगर यूँ लिख लें साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, तो ये इट कुड बी ज़ीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन, यानी ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा साइन ऑफ के एक्स। अब हम इसको अगर हम अपने उसमें ले लें
और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये जो के एक्स है ये 0 है या पाई है या 2 पाई है या सो ऑन। अगर हम एक्स को देखें तो ये 0 पाई बाई के 2 पाई बाई के इस तरह सो ऑन 3 पाई बाई के। तो इसको अगर हम एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो ये क्योंकि के आपको पता है ना कि के की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख देते हैं 2 पाई बाई लेमडा होती है इन टर्म ऑफ। अगर हम इसको लेमडा में कन्वर्ट करें तो के की जगह पर 2 पाई बाई लेमडा पुट करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा और इसके साथ साथ फिर हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी 0 लेमडा बाई 2 लेमडा 3/2 लेमडा। ये स्टेप बीच में आप करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे के की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह के रिजल्ट्स आपके पास आते जाएंगे आगे 2 पाई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नोड्स कहलाएंगे, इस तरह के पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब है कि स्टैंडिंग वेव्स के अंदर इन पॉइंट से पता चलता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर लेमडा की वैल्यू फिक्स्ड है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स हैं इनके पास एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। सो और ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अच्छा, अगर एनर्जी नॉट ट्रांसफर्ड फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास एवरेज रेट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, वो भी आपके पास ज़ीरो होगा। और इससे मतलब फाइनली ये बनेगा कि जो आपके पास एवरेज पावर है वो भी ज़ीरो ही होगी। तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड एनर्जी से ये चीज़ें हमें हासिल होंगी। जब एनर्जी फिक्स्ड होगी तो एवरेज रेट ऑफ द एनर्जी फ्लो जो है या एनर्जी ट्रांसफर जो है वो ज़ीरो होगा और फिर फाइनली आपके पास एवरेज पावर भी इसकी ज़ीरो आएगी। अच्छा, इस तरह की बहुत से केसेस आप देखेंगे जैसे गिटार वगैरह में है, उसके अंदर आपको पता है स्ट्रिंग होती है जिसको हम प्लग करते हैं तो वो डिफरेंट वॉइसेस हमें मिलती हैं। तो स्टैंडिंग वेव के लिए ये जो म्यूजिशियंस हैं ये इसको एक इम्पॉर्टेंस भी देते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है बीट, उसके अंदर भी हम इस चीज़ को देखेंगे। तो जैसे गिटार वगैरह है, इसकी जो अंदर स्ट्रिंग होती है उसमें हम जो इसकी वेलोसिटी है उसको इस एक फार्मूला से लेके आते हैं। ये बेसिकली एफ जो है दैट इज़ द टेंशन, इसके यूनिट्स क्योंकि फोर्स के हैं, और ये म्यू जो है ये मास पर यूनिट लेंथ कहलाता है। अच्छा, अगर हम दो वेव्स को यूं करें कि इंटरफेरेंस में अगर हम लेके आए और इंटरफेरेंस हम जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखी थी कि y1 है लेट से a 1 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर एक y2 आप ले लेते हैं जो कि है a2 साइन ऑफ माइनस के एक्स प्लस ऑफ ओमेगा टी और प्लस ऑफ साई। ये फेव साई के लिए हम यानी फेज डिफरेंस के लिए हम ले लेते हैं। तो जो इनकी सुपर पोजिशनिंग लेट से अगर हम इसको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता है कि जो ए है ए साइन ऑफ ओमेगा टी कर लें पहले, और माइनस के एक्स और प्लस डेल्टा, डेल्टा जो फेज डिफरेंस का हमारे पास वैल्यू आएगी। अब बाय वेक्टर लॉ भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर लॉ के तहत इसका एम्पलीट्यूड चेक करना है तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास होगा कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ साई, ये सब अंडर रूट में। एंड अगर हम इसका एंगल मालूम करना चाहते हैं यानी ये डिफरेंस जो था तो वो हमारे पास आ जाएगा a2 साइन ऑफ साई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉज ऑफ साई। तो इनकी मदद से अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने ए की वैल्यू को मैक्सिमम देखना है तो इन केसेस के अंदर ये जो डेल्टा है, ये जो साई की वैल्यू है सॉरी, इसकी वैल्यू जिस वक्त हमारे पास 1 होगी तो ये फैक्टर 2a1 a2 बन जाएगा और इस फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी मैक्सिमम, तो हमारे पास ये a की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब है कि साई को या तो 0 होना पड़ेगा या 2 पाई होना पड़ेगा यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ n पाई। और अगर हम a को मिनिमम देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो -1 के लिए फिर ये 2n+1 ऑफ साई हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं 1 तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम किसको, साइन ऑफ साई को, सॉरी कॉज ऑफ साई को।
तो इस वक्त इसकी वैल्यू 2n ऑफ पाई होनी चाहिए। और अगर आप इसको मिनिमम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू होनी चाहिए 2n प्लस 1 ऑफ पाई। तो जब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। एक लास्ट चीज़ भी इसी यहीं पे हम लिख देते हैं। अगर हमें इसकी इंटेंसिटी लेवल्स को देखना है, एक होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम और एक है जी इंटेंसिटी मिनिमम। तो अगर हम इंटेंसिटी मैक्सिमम को देखना चाहते हैं तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है। और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू को आप देखना चाहेंगे तो ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है। इन दोनों की रेशो से आपको पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी मिनिमम है या मैक्सिमम है। और इससे उसकी और याद रखिएगा कि इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब ये है कि जिस वक्त आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, तो ये उस वक्त का फिनोमेनन जो है ना ये आपके पास एस्टिमेशन में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला है एक इसी चीज़ की कंटिन्यूशन है जो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो है आपके पास नॉर्मल मोड्स ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम डिस्कशन कर रहे थे कि लेट से अगर हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है और ये इन पॉइंट्स के ऊपर फिक्स्ड है और इसकी लेंथ जो है वो L है लेट से, तो अगर हम इसको एक पॉइंट से प्लग करते हैं सेंटर से तो ये एक वेव इसके ऊपर जनरेट होगी, यानी वो हाफ वेव जिसको हम बोलते हैं। तो इस केस के अंदर L की वैल्यू लैम्डा बाई 2 कहलाएगी। अगर हम इसको दो पॉइंट से प्लग करते हैं यानी यूं और यूं, तो इस वक्त आपके पास जो L है वो कंप्लीट लैम्डा बनेगा। सिमिलरली इसको 3 पॉइंट से करेंगे तो फर्दर वैल्यूज जो है वो चेंज होती चली जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर आपके पास जो है वो लैम्डा कंप्लीट वैल्यू आ गई। तो इसको मैं इन जर्नल जो है वो यूँ लिख सकता हूँ कि n इंटू लैम्डा बाई 2, 1 2 3 4 आप पुट करते चले जाएँ और लैम्डा की वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम इसको लैम्डा n कह दें तो ज़्यादा आसानी होगी। और इसको अगर हम लैम्डा n को कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ लेंथ, तो ये 2L बाई n आ जाएगा। ये जिस तरह आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, फिर आप 3 पॉइंट्स लेंगे तो आपके पास 2 क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाएगा, उसकी वैल्यू फिर 3/2 लैम्डा बन जाएगी। तो इस तरीका कार को फॉलो करते हुए अब यहाँ पर आपके पास जो n है ना उसकी वैल्यू 1 भी है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसी तरह सो ऑन ये चलती चली जाएगी। अच्छा, अब हम इसी लैम्डा n से अगर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें, क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो एफ एन की जो वैल्यू है दैट इज़ v बाय लैम्डा n। और इस v बाय इसको हम लिख देंगे वी एन। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाइम्स l। अब ये वो वैल्यूज हैं जिसमें हमारे पास n का फैक्टर ये हमें नोड्स नंबर ऑफ नोड्स बताएगा। और लेंथ अगर हमें स्ट्रिंग की पता है तो हम इससे बहुत सी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो ये जो f1 है इसकी वैल्यू बन जाएगी v बाय 2l। और इसको बोला जाता है हुर्फ आम में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसी इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हम हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक या हार्मोनिक सीरीज भी कह देते हैं। तो और इन चीज़ों को हम इस्तेमाल भी फिर बाद में करेंगे जैसे जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती चली जाएगी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि लेट से अगर हमें फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करना है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होते हैं ना इनके अंदर जो ये मोड्स होते हैं याद रखिएगा ये इनफाइनाइट होते हैं। ये मोड्स जो हैं हार्मोनिक्स के ये इनफाइनाइट होते हैं। और स्टैंडिंग वेव्स और जो साउंड वेव्स होती हैं इनके हार्मोनिक मोड्स आप कह सकते हैं कि वो सिमिलर होंगे। जैसे अब इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे F1 आपने लिया था ना V बाई 2L, और अब V की वैल्यू तो आपको मैंने अभी थोड़ा पिछली स्लाइड में बताई थी कि एक फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ कहलाती है। तो जब हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक में पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ये फैक्टर बनेगा कि 1 बाय 2L अंडर रूट F बाय म्यू। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी।
तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ को जब आप चेंज करते जाएंगे, अब ये वो फैक्टर्स हैं, लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, यानी आपने अगर स्ट्रिंग यूज़ किया तो उसका टोटल मास और उसके साथ उसकी लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, फिर उसके ऊपर कितनी टेंशन आपने क्रिएट की हुई है, ये तमाम चीज़ें उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए होंगी। और जब हम इसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें जो प्रोसेसिंग होती है फिंगर बोर्ड की, वो चेंज करती है लेंथ। जैसे हम अगर एक एक जगह से हम उसको प्लग कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम उसकी लेंथ को चेंज कर रहे होते हैं, जो गिटार में या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा हुआ है, तो उससे उसकी जब वो पोजीशंस वगैरह हम चेंज करते हैं अपनी उंगली से, फिंगर से उसको बोर्ड के ऊपर दबाते हैं, फिंगर बोर्ड जो बना होता है, और दूसरी तरफ से उसको दूसरे हाथ से उसको प्लग करते हैं, तो इन दो प्रोसेस से उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। जब लेंथ चेंज होगी तो उसका क्या मतलब होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के साथ साथ फिर हम उसके मैच पर यूनिट लेंथ को भी देख रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे वेरी करती हैं। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम फिर स्टेशनरी वेव्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उनको एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बारे में कुछ प्रोडिक्शन, या उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उन चीज़ों को हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है जी, और मास डेंसिटी जो है वो है जी उसकी 40 ग्राम पर मीटर, और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी दैट इज 20 हर्ट्ज। अच्छा, हमसे कहा जाता है कि आप इसकी टेंशन फाइंड आउट करें। टेंशन का मतलब है कि इसके अंदर एफ की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, यानी F2 और लेमडा 2, ये फाइंड आउट करके बताएं, और सेकंड ओवरटोन। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो फार्मूला मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, जिसमें मैंने ये चीज़ लिखी थी कि आपके पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो इसको हम लिख सकें 1/2L अंडर रूट एफ बाय म्यू, तो इन सारी चीज़ों में से हमें अब ये एफ कैलकुलेट करना है। तो ये स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि ये बनेगा 4 म्यू L² एफ 1 का स्क्वायर, और इसमें अब वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें, यहाँ पे 4 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू आप इससे मास डेंसिटी से मालूम करेंगे, लेकिन ये ग्राम्स में इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तकरीबन 40 10 टू पावर 3 आ जाएगा। देन लेंथ है इसकी, और वो 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर F1 की वैल्यू 20 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तकरीबन 1600 न्यूटन आ जाएगा। अब F2 मालूम करना है, तो F2 जो है वो एक्चुअली होता है 2 टाइम्स ऑफ F1, और F1 की वैल्यू आपको पता है 20 है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हर्ट्स आ जाएगी। अब इसी से वेवलेंथ लेमडा 2 मालूम करनी है, तो यहीं पे देख लें इसको, लेमडा 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 2L/2, दैट इज 5 मीटर। अब हमने सेकेंड आवर टून मालूम करनी है, तो सेकेंड आवर टून का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके पास n की वैल्यू 3 है, और ये F3 है 3 टाइम्स ऑफ F1, तो ये सेकेंड आवर टून जो है दैट इज 60 हर्ट्स। और इसके लिए अगर आपने लेमडा 3 को मालूम करना है, तो वो भी इसी तरह से 3.33 मीटर आपके पास आ जाएगी, इसी फार्मूला की मदद से जो हमने 2L और उसकी वैल्यू मालूम की थी जब हमने L इज इक्वल्स टू n लेमडा बाई 2, तो उस फार्मूला की मदद से। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, वो भी इंटरेस्टिंग है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक वेव लेंथ, एक वेव है हमारे पास 3 टाइम्स साइन ऑफ 6.28 0.5x माइनस 50 ऑफ टी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें वो कहता है जी कि आप हमें के मालूम करके दें, आप हमें लेमडा की वैल्यू बताएं, ठीक है जी, और आप इसकी वेलोसिटी के बारे में बताएं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने मालूम करनी है। तो इसको ना आप इस इक्वेशन को आप अपनी एक जर्नल इक्वेशन के साथ मैच करें सबसे पहले, दैट इज ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब इसमें
जब आप इसको इससे मैच करेंगे ना, तो अब यहाँ पे जो x के साथ चीज़ लिखी हुई है ना, ये आपके पास k बनेगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये 6.28 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी k का ही हिस्सा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ओमेगा को मालूम करना चाहेंगे, तो ओमेगा भी इस 50 को आपको 6.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो k की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाय लेमडा कहलाती है। और लेमडा को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो 2 पाई बाय के हो जाएगी। अब के की वैल्यू मैंने आपको जैसे भी बताया कि 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू 0.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये 2 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। ये है जी आपके पास लेमडा की वैल्यू। अच्छा, v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो v की वैल्यू जो है वो बेसिकली होती है ओमेगा बाय के पीरियोडिक वेव्स के लिए, और ओमेगा जो है 2 पाई एफ है, और k की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, उसको आप 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो 3.14 बनेगा, और ऊपर जब आप इसको 2 पाई और f से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके कार से आप डिफरेंट और भी चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी के साथ का हम कर लेते हैं, और वो ये है कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ इक्वेशन है, जिसको हम लिखते हैं 10 साइन ऑफ 6.28 x माइनस 3.314 t। ठीक है जी। तो आपसे कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को मालूम करके दें। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पहले आप इसको जब लिखेंगे तो ये ओमेगा टाइम्स वाई नॉट बनेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 314 है। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये k है और ये ओमेगा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके वाई नॉट के साथ। वाई नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड इस वक्त आपके पास 10 है। तो ये आपके पास मीटर्स में आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको एक आंसर दे देगा। तो इस तरीका कार को हम फॉलो करें तो हम और भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इंटेंसिटी से भी रेलिवेंट हैं, वो भी हम मालूम कर सकते हैं, और इन्हीं की मदद से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कुछ मेरे जहन में थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, इसके बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो स्टार्ट हो रहा है बीट का। अब हम बीट को अंडरस्टैंड करते हैं कि बीट क्या चीज़ होती है। अच्छा जी।